नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो मैं सतपाल चौधरी आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट 2। आई होप कि सभी ने पार्ट 1 है वो स्टडी कर लिया होगा और डीपली जितने भी प्लान्स के टाइप हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का सेशन। और जितने बाकी बचे लाइफ इंश्योरेंस के जो प्लान्स हैं उनको स्टडी करते हैं। लास्ट अपने ये कन्वर्टेबल प्लान किया था, तो आज का जो पहला प्लान रहने वाला है वो रहेगा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसीज प्रोवाइड लाइफ कवर फॉर टू लिव्स। तो यानी ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, देखो जॉइंट से नाम मान लो अपने को थोड़ा स्ट्राइक हो रहा है कि ये जो पॉलिसी होती है ये किसके लिए होती है, ये दो लाइफ को कवर करती है। ठीक है, द पॉलिसी इज यूजफुल फॉर द मैरिड कपल, यानी या तो वो कपल हो या फिर जो बिजनेस पार्टनर है उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होती है। देयर कैन बी मनी वेरिएशन इन द जॉइंट लाइफ प्रोडक्ट दैट द इंश्योरर हैव मेड अवेलेबल। तो अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अलग अलग जॉइंट लाइफ प्लान डिजाइन करती है, तो उसमें अलग अलग ही फीचर देखे जाते हैं। वो वरी करता है कि जो इंश्योर्ड कंपनी है या जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने किस हिसाब से वो डिजाइन किया है। तो ये कुछ फीचर दे रखे हैं कि जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या फीचर हैं। तो देखिए सबसे पहले द सम एश्योर्ड इज पेड ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट जॉइंट पॉलिसी होल्डर। तो इसको अपने थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि ए और दो पर्सन है, ए और बी। मान लो ये कपल मान लो या फिर ये मान लो कोई पार्टनर है एक दूसरे। ठीक है, इन्होंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली, कितनी 10 लाख की। ठीक है, और ये कितने साल के लिए थी, मान लो कि ये 10 ईयर के लिए थी। अब देखिए जैसे पहला फीचर लिखा है कि द सम एश्योर्ड इज पेड ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट जॉइंट पॉलिसी होल्डर। फॉर एग्जांपल ले लो कि एक ही मान लो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद क्या होगी, इसकी होगी डेथ। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी डेथ हो जाने पर क्या होगा, जो 10 लाख की अमाउंट है वो किसको मिल जाएगी, बी को, जो सम एश्योर्ड अमाउंट है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखिए, द सम एश्योर्ड इज पेबल अगेन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द सर्वाइवर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। अब पॉलिसी टर्म के दौरान जो सर्वाइवर है, ठीक है, सर्वाइवर कौन है यहाँ पे, बी। तो ए की डेथ होने पे बी को क्या मिला, सम एश्योर्ड मिला। ठीक है, क्योंकि ये सर्वाइवर था। अब 10 साल के भीतर मान लो कि पॉलिसी को शुरू हुए 8 साल हुए, 8 साल बाद अगर डेथ हो जाती है बी की, फिर जो अमाउंट है वो अगेन किसको मिलती है, जो बी का नॉमिनी होगा ए। ठीक है, तो या इसका जो लीगल हायर होगा उसको सम एश्योर्ड की जो अमाउंट है या उसके साथ जो बोनस है वो मिल जाता है। यानी 2 बार पेमेंट इसमें होती है। ठीक है, अगर दोनों की ही पॉलिसी टेन्योर के अंदर जो डेथ हो जाती है तो पहले मिलेगी सर्वाइवर को, फिर मिलेगी अगर दूसरे सर्वाइवर की भी डेथ होगी तो जो बाकी पेमेंट वो मिलेगी लीगल हायर या फिर उसके सर्वाइवर के नॉमिनी को। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है, नो फर्दर प्रीमियम आर टू बी पेड आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी होल्डर और एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म विच एवर इज अर्लियर। तो या तो मान लो पॉलिसी की अवधि पूरी हो गई हो यानी 10 साल, या फिर क्या हो, अगर इस पॉलिसी में जो पहला लाइफ एश्योर्ड है जो या जो पहला जो पॉलिसी होल्डर उसकी डेथ होगी तो आगे कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना। तो ए की मान लो 2 साल बाद डेथ हुई तो बी आगे की अवधि के लिए कोई भी प्रीमियम पे नहीं करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 4 पॉइंट है, वेस्टेड बोनस along with the sum assured is paid to the beneficiary after the death of the survivor। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मान लो कि 8 साल बाद बी की डेथ हो जाती है तो इसका जो नॉमिनी होगा उसको एक तो वेस्टेड बोनस मिलेगा, मान लो जो प्लान में बोनस डिक्लेयर होता है वो, और दूसरा जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो बी के नॉमिनी को मिल जाएगी अगर बी की डेथ भी 10 साल से पहले हो जाती है। तो क्योंकि दोनों ही जो लाइफ एश्योर्ड थे या जो पॉलिसी होल्डर थे उनकी डेथ होगी तो अगेन पेमेंट इनके नॉमिनी को मिलेगी। आगे देखिए, if either of the policy holder survive the policy term when the sum assured along with the vested bonus is payable to him her on maturity date। मान लो कि ये 10 साल के भीतर दोनों ही पॉलिसी होल्डर इनकी डेथ नहीं होती है तो फिर इनको मेच्योरिटी के रूप में 10 लाख प्लस जो भी बोनस होगा वो इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्लान का कुछ फीचर है, ये विद एग्जांपल आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट पॉलिसी है विद प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट इंश्योरेंस प्लान। तो ये प्लान आजकल काफ़ी मान लो देखे जाते हैं क्योंकि
जितने भी मान लो नए प्लान इशू होते हैं तो उसमें ये लाइन जरूर ऐड होती है कि ये विद प्रॉफिट पॉलिसी है या पार्टिसिपेटरी पॉलिसी है, ठीक है, या फिर ये विदाउट प्रॉफिट इंश्योरेंस प्लान है या नॉन पार्टिसिपेटरी इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है। तो ये आप जो भी ये एडवर्टाइजमेंट होती है अलग अलग कंपनियों की, मान लो कोई नया नया प्लान किसी कंपनी ने लॉन्च किया तो इसमें ये लाइन ऐड होती है। तो आज इनको समझेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअल में। देखिए जैसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो विद प्रॉफिट प्लान या पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होती है वो क्या होती है। जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, अंडर होल लाइफ एंड इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, द इंश्योर्ड कैन चूज टू रिसीव प्रॉफिट और बोनस, ठीक है। तो यानी अगर कोई भी व्यक्ति होल लाइफ और इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान परचेज करता है तो वो एक जो ऑप्शन होता है वो चूज कर सकता है। मान लो अलग अलग प्लान में अलग अलग फीचर होता है कि वो विद प्रॉफिट या फिर मान लो विदाउट प्रॉफिट इंश्योरेंस प्लान परचेज करना चाहता है। तो विद प्रॉफिट में क्या होता है कि जो भी इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है उसमें पॉलिसी होल्डर क्या रिसीव करता है, प्रॉफिट या फिर इसको अपने बोनस भी बोल सकते हैं, अलोंग विद द सम अश्योर्ड के साथ में वो इसे प्राप्त करता है। दीज आर नोन एज विद प्रॉफिट और पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा प्लान जो जिसमें प्रॉफिट के रूप में बोनस मिलता है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर में क्या करती है, अपना बोनस डिक्लेयर करती है अलग अलग प्लान में, ठीक है, कि जो बोनस है वो कितना देना है, मान लो 5% देना है, 6% देना है, 7% देना है या 10% देना है। तो वो ऐसे प्लान कौन से होते हैं, वो होते हैं विद प्रॉफिट और पार्टिसिपेटरी पॉलिसी। द प्रीमियम ऑफ दिस पॉलिसी इज हायर एज द इंश्योर्ड गेट्स द बेनिफिट ऑफ बोनस अलोंग विद द सम एश्योर्ड। तो ऐसे प्लान होते हैं इसमें जो प्रीमियम है वो जो बाकी जो प्लान होते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा पे करने होते हैं पॉलिसी होल्डर को। हेंस द इंश्योर्ड पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द इंश्योरर, ठीक है। तो मान लो इसमें क्या होता है कि जो इंश्योर्ड जो पर्सन होता है या फिर जो पॉलिसी होल्डर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो आपसे कैसे ही पूछ ले कि ऐसे प्लान बताइए जिसमें बोनस डिक्लेयर होता है या फिर ऐसे प्लान जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट में पॉलिसी होल्डर पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे प्लान कौन से होते हैं, ये होते हैं विद प्रॉफिट और पार्टिसिपेटरी पॉलिसी। इसी का उल्टा, अंडर विदाउट प्रॉफिट और नॉन पार्टिसिपेटरी इंश्योरेंस प्लान द इंश्योर्ड विल नॉट बी इंटाइटल टू प्रॉफिट और बोनस। यानी इसी का उल्टा है कि अगर ऐसे कोई प्लान है जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है या जो पॉलिसी होल्डर है वो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेता है या फिर उसे उस प्लान में बोनस डिक्लेयर नहीं होता है, तो ऐसे प्लान कौन से होते हैं, वो होते हैं विदाउट प्रॉफिट और नॉन पार्टिसिपेटरी इंश्योरेंस प्लान। आगे देखिए, विच इज डिक्लेयर आफ्टर एक्चुअल वैल्यूएशन। यानी ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में क्या करता है, वैल्यूएशन करता है कि मान लो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और किस इंश्योरेंस प्लान में कितने परसेंट बोनस डिक्लेयर करना है। तो ये सारी गणना करने के बाद ही हर एक प्लान में जो बोनस होता है वो डिक्लेयर होता है। तो विद प्रॉफिट में क्या करता है, वो बोनस मिलता है, और विदाउट प्रॉफिट में वो बोनस नहीं मिलता। और आगे देखिए, प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज आर विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, अंडर देयर द प्रीमियम इज लेसर एज कंपेयर टू विद प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, जो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने पे ही जो भी स्पेसिफाइड टेन्योर ले रखा है उस टेन्योर में डेथ होने पर ही नॉमिनी को क्या होता है, सम एश्योर्ड मिलता है, ठीक है, जीवित रहने पे उसको कुछ नहीं मिलता, ये मैंने आपको बताया था। और जो प्रीमियम होता है वो उसका एज एक्सपेंसेस ही माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लान क्या होते हैं, जैसे प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो एक एग्जांपल है किसका, विदाउट प्रॉफिट या फिर नॉन पार्टिसिपेटरी इंश्योरेंस पॉलिसीज का। तो ये अपने को माइंड में याद रखना है, ठीक है, कि किस हिसाब से विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट की जो परिभाषा रहेगी। अगर आप सीधी परिभाषा पूछ ले तो भी आपको ट्राई करना ये क्वेश्चन, ठीक है, और अगर विद एग्जांपल ही पूछ ले तो भी आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। तो जो बच्चों के लिए प्लान होते हैं वो होते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। तो देखिए इसमें क्या है, इन केस ऑफ चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान द प्रीमियम इज पेड बाय द पेरेंट टू फंड द चाइल्ड फ्यूचर रिक्वायरमेंट लाइक एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। तो ऐसे जो प्लान होते हैं इसमें प्रीमियम कौन पे करता है, वो करते हैं पेरेंट्स, और इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड इकट्ठा करना या फिर उनकी मैरिज के लिए। इन केस ऑफ द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पेरेंट ड्यूरिंग द term of the plan, the child's future does not suffer. The insurance company generally continue the insurance plan and pays the premium. तो अगर मान लो ऐसे प्लान में क्या होता है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान
जो भी पेरेंट्स है जो उसका प्रीमियम पे कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है जो प्रीमियम प्रीमियम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद पे करती है, ठीक है। जैसे उसको अपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट के रूप में जानते हैं, पीडब्ल्यूबी। तो ये एक प्रकार का राइटर होता है। मान लो इंश्योरेंस प्लान मान लो किसी ने लिया और उसने पीडब्ल्यूबी राइटर लिया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर उस टेन्योर के अंदर अंतर्गत क्या होता है, जो भी प्रीमियम पे कर रहा है उसका पेरेंट्स, ठीक है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, माता है, पिता है, उसकी डेथ होगी जो प्रीमियम पे करने वाला है, तो उसको उसका जो डेथ होने के बाद सारा प्रीमियम वेव कर दिया जाता है, और जो प्रीमियम कौन पे करता है, जो बाकी की अवधि है उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो उसको कहा जाता है पीडब्ल्यूबी, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी पेरेंट्स जो पॉलिसी परचेज करेगा उसको तो कहेंगे पॉलिसी होल्डर। मान लो फॉर एग्जांपल ए ने अपने बच्चे एक्स के लिए एक पॉलिसी परचेज की, तो इसमें क्या होगा, ए तो होगा पॉलिसी होल्डर, ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ये तो होगा पॉलिसी होल्डर, और एक्स यहाँ पे जो इसका बच्चा है ये क्या होगा, ये होगा लाइफ इंश्योर्ड, ठीक है, ये होगा लाइफ इंश्योर्ड। क्योंकि बीमा किसका है, बीमा तो एक्स का है ना, और इस ये परचेज किसने किया, परचेज किया ए ने, तो ए पॉलिसी होल्डर हो गया और एक एक्स हो गया लाइफ इंश्योर, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। और अवधि के दौरान अगर ए की डेथ होती है तो बाकी का जो प्रीमियम है वो कौन पे करेगी, जिस भी कंपनी से इसने ये बीमा लिया हुआ है वो पे करेगी, और जब प्रीमियम कंपनी नहीं लेती है तो उसको बोला जाता है पीडब्ल्यूबी, पेरेंट वेवर बेनिफिट्स, ठीक है। तो आगे देखिए कुछ मेन फीचर है इस प्लान के, इसको अपने स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए डेफरमेंट पीरियड क्या होता है। इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क। इट इज द ड्यूरेशन फॉर विच one has to wait before the benefit of the insurance plan actually began. There is no insurance cover during the deferment period. If the child dies during the period, only premium paid will be returned. तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लो कि ए ने कोई एक्स के लिए जो इंश्योरेंस प्लान परचेज किया, ठीक है, तो ए ने जो इंश्योरेंस प्लान परचेज किया उस टाइम क्या थी, जो एक्स की जो एज थी वो मान लो कि 2 साल थी, ठीक है, कितनी थी, 2 साल, ठीक है। बट इसमें कई प्लान में तो क्या होता है, इनबिल्ट फीचर होता है कि जो रिस्क कवर स्टार्ट होता है वो कुछ टाइम बाद होता है। मान लो कि ये प्लान लिया, इसमें रिस्क कवर ये था कि जब इस बच्चे की एज क्या हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी, तब इसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिस्क शुरू हो जाएगा। या फिर मान लो ए अपनी मर्जी से कहता है कि नहीं जी रिस्क इसका 10 साल की अवधि में शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो जो भी अवधि हो, तो मान लो जब ए ने प्लान लिया उस टाइम इसकी एज थी 2 साल, और रिस्क कब स्टार्ट हो रहा है, 6 साल, ठीक है। तो ये जो बीच का पीरियड होता है जिसमें रिस्क कवर नहीं होता, ठीक है, इसमें अब ये जो बीच का पीरियड है इसमें 4 साल एक्स का क्या है, रिस्क कवर नहीं है। अगर मान लो एक्स की डेथ हो जाती है तो कोई जो बीमे की राशि है वो नहीं मिलती। तो इस अवधि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेफरमेंट पीरियड, यानी जो पॉलिसी अवधि शुरू हुई, ठीक है, यानी जिस अवधि को पॉलिसी शुरू हुई और जिस अवधि को जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका रिस्क कवर स्टार्ट होता है, तो उसके बीच की जो अवधि होती है उसको कहते हैं अपने डेफरमेंट पीरियड, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे लास्ट लाइन लिखी है, इफ द चाइल्ड डाइज ड्यूरिंग द पीरियड ओनली प्रीमियम पेड विल बी रिटर्न। तो इसमें क्या होता है कि इस 4 साल, मान लो कि जो एक्स की है वो डेथ होगी जब इसकी एज 3 साल थी, ठीक है, मान लो पॉलिसी लेने के 1 साल बाद इसकी डेथ होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसने मान लो कि बीमा मान लो कितनी ही, मान लो 10 लाख का लिया, 5 लाख का लिया है, तो उसको बीमे की राशि नहीं मिलेगी। तो ए को क्या मिलेगा, ए को सिर्फ मिलेगा जो भी उसने प्रीमियम पेड किया है, ठीक है। तो जो प्रीमियम राशि है वही ए को यहाँ इस कंडीशन में क्या होगी, पे होगी, बीमा पे नहीं होगा। तो अपने को याद रखना है डेफरमेंट पीरियड क्या होता है कि जो भी अवधि होती है, जो भी अवधि होती है जहां से ए ने यहाँ पे जो पॉलिसी है वो शुरू हुई और जहां से रिस्क कवर शुरू हुआ, तो उसके बीच की जो अवधि होती है वो होती है डेफरमेंट पीरियड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इसका नंबर 2 कुछ टर्मिनोलॉजी ये है डेफर डेट। तो डेफर डेट क्या होती है, द डेट ऑन विच रिस्क कमेंस, दिस इज द डेट फ्रॉम विच द इंश्योरेंस कवर ऑन द चाइल्ड बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द इंश्योरेंस कवर इज एप्लीकेबल टू द चाइल्ड। तो वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि ए ने अपने चाइल्ड एक्स के लिए क्या लिया, एक बीमा लिया, ठीक है, मान लो ये बीमा था 10 लाख का, ठीक है। अब जब ए ने ये बीमा लिया तब एक्स की एज थी 2 साल, ठीक है, और डेफरमेंट जो पीरियड था वो था 4 साल का, यानी जो रिस्क कवर स्टार्ट होगा
वो होगा 6 साल। ठीक है, अब मान लो जब ये 6 साल का होगा तो 6 साल को जिस भी तारीख को इसका रिस्क कवर स्टार्ट हुआ, मान लो कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ था मान लो कि वो आता है 1 जनवरी को। ठीक है, तो 1 जनवरी क्या होगी यहाँ पे, 1 जनवरी यहाँ पे कहलाएगी डेफर डेट। ठीक है, तो यानी जो रिस्क पॉलिसी लेने से पॉलिसी लेने के बाद और जब रिस्क कवर स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी 6 साल की उम्र में रिस्क कवर स्टार्ट हुआ, तो ये तो हो गया डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड, और जिस दिन इसका रिस्क कवर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये मान लो 1 जनवरी को इसका डेट ऑफ बर्थ था और 1 जनवरी से इसका क्या हो गया, जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो गया। तो जिस तारीख से इसका रिस्क कवर स्टार्ट हुआ एक्स का, तो ये हो गया डेफर डेट, डी। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेता हूँ डी। तो ये अपने को याद रखना है कि डेफर डेट क्या होती है। आगे देखिए, कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क, रिस्क विल कमेंस ऑटोमेटिकली ऑन द डेफर डेट, नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। तो जो डेफर डेट होती है उसी दिन क्या होता है, रिस्क स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ रिस्क क्या है, इसकी मान लो 1 जनवरी है, ठीक है, 6 साल की उम्र में, तो वो होगी डेफर डेट, और इसी दिन इसका क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क होगा। अब अगर ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो इसका जो कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी थी वो क्या थी, तो वो थी 2 ईयर। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी शुरू होने की जो अवधि थी वो थी 2 साल। तो कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, इसके बीच की अवधि डेफरमेंट पीरियड। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क और जो डेफर डेट होती है वो सेम होती है, क्योंकि उसी दिन क्या होता है, उसका रिस्क कवर स्टार्ट होता है बच्चे का। तो तीनों टर्मिनोलॉजी अपने आप माइंड में याद रखना क्या होता है। इसके बाद होता है प्रीमियम। सिंस द चाइल्ड इज माइनर व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, द प्रीमियम ऑफ द plans is quite low. The premium are to be paid by the parents as they are owner of the policy till the vesting date. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है वो जब तक बच्चा माइनर है यानी 18 साल से छोटा है तो थोड़ा रिस्क कवर क्या होगा, कम होगा, और सॉरी जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम होगा, और जब वो जो चाइल्ड है वो मेजर हो जाता है यानी 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है, तो उस कंडीशन क्या होगा कि प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, और क्योंकि 18 साल तक क्या है, उसका जो पेरेंट्स है वही उसका जो प्रीमियम वो पे कर रहा है, क्योंकि बच्चा माइनर है, और 18 साल के बाद में जब मेजर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द टाइटल ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी टू द इंश्योर्ड चाइल्ड वंस द टर्म्स मेजर 18 ईयर इज नोन एज वेस्टिंग। ठीक है, तो अब यह मान लो कि इसको एग्जांपल से ले लेते हैं कि मान लो कि जो एक्स की उम्र क्या होगी, 18 साल पूरी होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो जब तक ये जो एक्स है ये माइनर था यानी ये बच्चा था, ठीक है, यानी 18 साल से छोटा था, तो जो पॉलिसी का जो टाइटल था वो किसके पास था, वो था ए के पास, क्योंकि ए क्या था, ए था पॉलिसी होल्डर। ठीक है, और बीमे की जो भी पावर थी, ठीक है, जो भी करेक्शन करवाना है या फिर जो क्लेम की अमाउंट मिलनी है वो किसको मिलनी थी, ए को। बट जब बच्चा हो गया मेजर, तो मेजर हो गया तो जो जितना भी ये जो टाइटल होता है या जो पावर होती है जो बीमे की, वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स को। तो जब किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो पॉलिसी का टाइटल है वो ट्रांसफर होता है, इन कंडीशन जब बच्चा मेजर हो जाए यानी 18 साल हो जाए, तो जब ये ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो जितना भी टाइटल है इंश्योरेंस का या जो पावर है वो एक्स को ट्रांसफर हो जाएगी 18 साल का होते ही, तो इसको कहेंगे वेस्टिंग। नेक्स्ट है वेस्टिंग डेट। इट इज द डेट ऑन विच द चाइल्ड कंप्लीट 18 ईयर ऑफ द एज एंड द टाइटल ऑफ द पॉलिसी पासेस टू द इंश्योर्ड चाइल्ड। अब मान लो कि 18 साल को ये हो रहा है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो क्या थी, 1 जनवरी। ठीक है, तो जिस दिन ये टाइटल ट्रांसफर होगा ए से एक्स को, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेस्टिंग डेट। ठीक है, और जो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वेस्टिंग। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, जब टाइटल ट्रांसफर होता है मान लो किसी पेरेंट से किसी बच्चे को, ठीक है, पॉलिसी का, तो उसको कहते हैं वेस्टिंग। और जिस तारीख को ये ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये होगा कब, ये 18 ईयर की जो इसकी जो मान लो बर्थ डेट होगी उसी दिन होगा ना, यानी 1 जनवरी को हो रहा है, तो इसको कर लेंगे अपने वेस्टिंग डेट। सो आई होप कि ये एग्जांपल आपके समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए एक्स के लिए पॉलिसी लेता है तो ए है पॉलिसी होल्डर, ठीक है, और
जो एक्स है वो है लाइफ इंश्योर्ड, ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अब जो कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी था वो था 2 ईयर, ठीक है, और कमेंसमेंट ऑफ रिस्क था वो था 6 ईयर। तो बीच का जो पीरियड है वो होगा डेफरमेंट पीरियड। और जिस दिन मान लो 6 ईयर को जब इसका मान लो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क शुरू होगा, यानी जो पॉलिसी हो जो लाइफ इंश्योर्ड है इसका रिस्क शुरू होगा, तो उसको बोलेंगे डेफर डेट, या फिर इसको अपने कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, जब बच्चा 18 साल का होता है यानी मेजर होता है, और जो पॉलिसी का टाइटल है वो पेरेंट्स से बच्चे को आता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वेस्टिंग। और जिस दिन को ये वेस्टिंग होती है, ठीक है, मान लो जिस दिन ये ट्रांसफर होता है टाइटल, उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। सो ये ये अपना जो एग्जाम्पल है ये अपने को या माइंड में रखना है, ताकि हर एक जो टर्मोलॉजी है वो अपने को याद रहे। थोड़ी टफ है बट आप विद एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएगी। और एक मेन चीज याद रखनी है, जब पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेता है तो पेरेंट्स यहाँ पे होगा पॉलिसी होल्डर, और जिस बच्चे के लिए ये पॉलिसी लेगा तो वो होगा लाइफ एश्योर्ड, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे चलते हैं, वेवर और वेवर ऑफ प्रीमियम। तो वेवर ऑफ प्रीमियम मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि देयर आर सर्टेन बेनिफिट अवेलेबल विद द प्लान वेयर द प्रीमियम कैन बी waived in case the proposer of the policy dies during the term of the policy. The benefit is available as a rider benefit and is generally option in nature, but is also available sometime in the bundle product where this is a part of the product feature, ठीक है। तो जो चाइल्ड जो प्लान होते हैं उसी ही पॉलिसी में क्या होगा, जो ये जो राइटर है PWB ये दिया जाता है, तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ने एक्स के लिए जो पॉलिसी परचेज की थी, ठीक है, तो जो चाइल्ड प्लान होता है उसी में ये PWB जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो राइटर है ये दिया जाता है, ताकि अगर मान लो कि पॉलिसी अवधि के दौरान अगर जो पेरेंट्स है जो इसकी इसकी किस्त भर रहा है या जो इसका प्रीमियम पे कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी का जो सारा प्रीमियम होता है वो वेव कर दिया जाता है। और प्रीमियम फिर कौन पे करता है, वो करती है इंश्योरेंस कंपनी ही, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये पॉलिसी लेगा उसको PWB राइडर क्लिक करना होगा कि मैं PWB राइडर लेना चाहता हूँ, और तो फिर इसका क्या होगा, प्रीमियम में थोड़ी सी अमाउंट और एड ऑन हो जाएगी, ताकि इन फ्यूचर अगर ए की डेथ होती है तो जो प्रीमियम है वो एक्स को पे ना करना पड़े, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि ए का मेडिकल एग्जामिन होगा, यानी इसका मेडिकल टेस्ट हो गए, फिर ही ये जो पॉलिसी है ये शुरू होती है, ठीक है। आगे देखिए, द प्रीमियम वेयर बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस द प्रपोजर कमिट सुसाइड विद इन 1 ईयर ऑफ द पॉलिसी। तो ये सेम ही है, जैसे मान लो कोई पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी लेने के बाद खुद सुसाइड कर लेता है, तो भी उसको जो सम एश्योर्ड अमाउंट है या जो क्लेम अमाउंट है डेथ क्लेम की वो नॉमिनी को नहीं मिलती। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लो कि ए ने यहाँ पे एक्स के लिए जो इंश्योरेंस परचेज किया और इसने इंश्योरेंस लेने के 1 साल के बीच अगर सुसाइड कर लिया, तो उस कंडीशन में PWB जो बेनिफिट है वो एक्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रीमियम वेव नहीं होगा, सुसाइड का ये क्लोज है बीच में। तो इस हिसाब से फिर क्या होगा, एक्स को है वो जो प्रीमियम है वो बाकी अवधि के लिए पे करना होगा, ठीक है, चाहे ये इसकी एज 18 साल हुई है चाहे नहीं हुई हो, ठीक है। तो ये 1 साल का क्लोज है, ये आपको याद रखना है। PW की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ठीक है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूनिट जिसको अपने यूलिप के नाम से जानते हैं सारे, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यू से यूनिट, एल से लिंक्ड, आई से इंश्योरेंस, पी से प्लान। तो ये प्लान क्या होता है, ए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज एन इंश्योरेंस प्लान विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक तो इंश्योरेंस, यानी अगर ये प्लान लेते हो तो आपका बीमा भी होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो प्रोटेक्शन है वो भी होती है, और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं, थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब आगे देखिए, यूलिप कैन बी आइडियल इन्वेस्टर व्हीकल द पीपल हु आर लुकिंग फॉर द ट्रिपल बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें 3 बेनिफिट मिलते हैं, इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट होगी कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इससे जो आपको अर्निंग मिलेगी, या मान लो एज ए इंटरेस्ट जो मिलने वाला वो मिलेगा। और इनकम टैक्स बेनिफिट, यानी ये आप मान लो ये पॉलिसी लेने के बाद आप जो 80C क्लोज है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होता है, आप जो
टैक्स बेनिफिट है उसका भी फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो 80C में टोटल जो अभी मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख तक की जो अमाउंट है उस पे आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आगे देखिए, विद रिगार्ड द प्रोटेक्शन यूलिप पास वेरी सिमिलर टू ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान सच एज द एंडोमेंट मनी बैक एंड द होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, बट विद ए मेजर difference the investment risk in ULIP are borne by the policy holder investor and not by the insurance company। तो ये जो प्लान है ये लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, इंडोमेंट मनी बैक और होल लाइफ प्लान इंश्योरेंस की तरह है, बट एक इसमें बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि इस जो यूलिप प्लान है इसमें अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को जिसने ये यूलिप प्लान लिया हुआ है उसमें अगर कुछ मान लो उसको घाटा लगता है, ठीक है, जो भी अगर फाइनेंशियल लॉस होता है तो वो पॉलिसी होल्डर यानी उस व्यक्ति द्वारा ही या जो इन्वेस्टर है उस व्यक्ति द्वारा ही बोर्न किया जाएगा, ना कि इंश्योरेंस कंपनी बोर्न करेगी। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। जो भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है, फंड कम होता है ज्यादा होता है, तो उस वो सारा बोर्न किसको करना पड़ेगा? वो पॉलिसी होल्डर को या उस पर्सन को जो ये यूलिप पॉलिसी जिसने अपने नाम पे ले रखी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क या फिर उस फंड का जो रिस्क है, ठीक है, वो बोर नहीं करती है, अपने को याद रखना है। आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन ऑफ यूलिप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जो यूलिप प्लान है ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है। ठीक है, इनफैक्ट यूलिप कैन बी रेफर्ड एज ए म्यूचुअल फंड विद इंश्योरेंस कवर। तो इसमें क्या होता है कि है ये मान लो म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, बट इसमें क्या होता है साथ में इंश्योरेंस कवर भी पॉलिसी होल्डर को प्रदान करती है। एज इन म्यूचुअल फंड इन यूलिप two investors are allotted units by the insurance company and NAV is declared on daily basis। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे यूलिप में भी आपको NAV अलॉट होती है, नेट एसेट वैल्यू, फुल फॉर्म याद रखना NAV की, नेट एसेट्स वैल्यू, एग्जाम में पूछी जा सकती है ये। तो वैसे ही ये क्या होता है डेली बेसिस पे जो जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी डिक्लेयर करती है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी ही डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड इन यूलिप इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो कोई भी पॉलिसी होल्डर है जो प्रीमियम पे करता है यूलिप पॉलिसी में, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एक्सपेंसेस, फिर है मोर्टेलिटी और फिर है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में क्या होगी, जो ए पोर्शन ऑफ द प्रीमियम गोज टुवर्ड मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू ए पॉलिसी लाइक एजेंट कमीशन, पॉलिसी सेट ए कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड स्टैट्यूटरी लीव। दिस अमाउंट इज आल्सो नोन एज PSC, पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस। तो मान लो कि जो भी आपने यूलिप प्रोडक्ट लिया उसमें क्या होता है कि जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, मान लो कि कोई ए पर्सन है, इसने यूलिप प्लान लिया और ये मान लो मंथली 5,000 रुपए पे कर रहा है, तो इसमें से 5,000 में से क्या होगा, कुछ परसेंटेज डिडक्ट कर लिया जाएगा। मान लो कि इसमें से मान लो कि 1%, ठीक है, ये एक्सपेंसेस के रूप में डिडक्ट कर लिया। ये एक्सपेंसेस कौन से है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकालनी है, एजेंट को कमीशन भी देना है, ठीक है, और पॉलिसी सेटअप का जो कॉस्ट है वो भी निकालना है। तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे PSC। ठीक है, पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस। और ये जो यूलिप पे जो PSC लगता है, पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस, ये मान लो 1 टाइम लगता है। ठीक है, कब लगेगा, 1 टाइम। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम आप पॉलिसी लोगे उस टाइम ही उसी पॉलिसी में से एजेंट को कमीशन देना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो निकालनी है। ठीक है, तो ये PSC की फुल फॉर्म याद रखना, पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस। ठीक है, दूसरा था मोर्टेलिटी चार्जेस। तो जो इंश्योरेंस कंपनी मोर्टेलिटी टेबल भी मेंटेन करती है तो उसका भी चार्जेस मान लो काटा जाता है। तो मान लो कि इसका मोर्टेलिटी चार्जेस है मान लो 0.5%, तो ये भी इस 5,000 में से काटा जाएगा। तीसरा आता है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट। तो आफ्टर डिडक्टिंग द अबव टू अमाउंट द रिमेनिंग प्रीमियम गोज टुवर्ड इन्वेस्टमेंट। तो मान लो ये जो दो डिडक्शन है एक्सपेंसेस की और मोर्टेलिटी की, तो ये दोनों काटने के बाद जो बाकी मान लो अमाउंट बची वो क्या होगी, वो आपके इन्वेस्टमेंट जो भी आपने फंड चूज किया है उसमें इन्वेस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, यूलिप हैव ए लॉकिंग पीरियड 5 ईयर। तो यूलिप में जो लॉकिंग पीरियड है 5 साल का है। मान लो कि इसका मतलब कि 5 साल से पहले आप इस पॉलिसी को बंद नहीं करवा सकते, आप सरेंडर वैल्यू नहीं ले सकते। तो 5 साल बाद आप इसको बंद करा सकते हो, सरेंडर वैल्यू ले सकते हो कोई भी पॉलिसी होल्डर। तो याद रखना लॉकिंग पीरियड है इसमें 5 ईयर का। नेक्स्ट देखिए, चॉइस ऑफ फंड। तो जो भी यूलिप प्लान है उसमें 4 प्रकार के फंड होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां ये अलग अलग नाम से इनको पुकारती है। जैसे नंबर 1 है इक्विटी फंड, जिसको अपने ग्रोथ फंड भी कहते हैं।
दिस फंड इन्वेस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द मनी इन इक्विटी। तो यानी जो शेयर मार्केट है उसमें ये ज्यादा पैसा लगाया जाता है और इसमें जो रिस्कवर होता है, जो रिस्क होता है वो हाई होता है, क्योंकि जो यूनिट का जो प्राइस होता है, मान लो कि जो भी आपने फंड इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको यूनिट अलॉट होती है। यूलिप प्लान में क्या होती है? यूनिट। तो यूनिट में मान लो जिस टाइम आपने मान लो 5,000 रुपये लगाए, उस टाइम यूनिट का रेट था 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होगी। अगर मान लो इन फ्यूचर ये जब जिस टाइम 5 साल बाद आप इसको सरेंडर कराते हो या 6 साल बाद कराते हो, मान लो इसका रेट हो गया 8 रुपये, तो इसमें रिस्क है ना कम कम होने का। तो इसमें जो रिस्क कम होने का वो हाई है, क्योंकि ये शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। यूनिट का जो रेट है, जो जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, जो एनएवी का जो वैल्यू डिसाइड होता है वो किस पे होता है? वो शेयर मार्केट पे होता है, जो भी आपने फंड चूज किया और जिस फंड में आपने पैसा लगाया है, ठीक है। तो इसमें रिस्क हाई है और इसमें मैक्सिमम पैसा इक्विटी में, यानी कि मान लो आप बोल सकते हो कि शेयर मार्केट में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ फंड है। तो याद रखना ग्रोथ फंड, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है एकदम। ये मान लो 10 रुपए का, मान लो 1 साल बाद 20 रुपए भी हो सकता है, और ये भी है कि ये 5 रुपए का जो, ठीक है। तो इसको ग्रोथ फंड भी बोलते हैं और इसमें रिस्क क्या रहता है? हाई रहता है, ठीक है। नंबर 2 है डेप्ट फंड, या इसको अपने बॉन्ड फंड भी बोलते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम पैसा होता है, दिस फंड इन्वेस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द मनी इन द गवर्नमेंट बॉन्ड। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, या फिर आरबी, मान लो जो आरबी है वो बॉन्ड इशू करती है, तो ठीक है। तो ये जो आरबी से जो गवर्नमेंट है जो बॉन्ड इशू करवाती है, ठीक है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मान लो कि 8% पे है, ठीक है, या 7% पे है, ठीक है। तो उसमें ये इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनियां गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करती है। तो पॉलिसी होल्डर जिसने गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रखा है, तो उसमें क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। मान लो 7% है, 8% है, 9% है। तो इसमें क्या होता है? जो रिस्क होता है, मान लो फंड कम होने का, वो क्या है? बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी कि लो होता है एज कम्पेयर टू अदर जो फंड टाइप है उसके। फिर होता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में क्या होता है? दिस फंड इन्वेस्ट इन ए मिक्स ऑफ द इक्विटी एंड डेप्ट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो बॉन्ड फंड है उसमें, ठीक है। तो यानी जो ऊपर के जो दो इक्विटी फंड या ग्रोथ फंड है और डेप्ट फंड या बॉन्ड फंड है, उसमें क्या होता है? उनका मिक्सअप करके, ये मान लो आधा पैसा उसमें लगा दिया, आधा जो पैसा वो बॉन्ड फंड में लगा दिया, तो इस हिसाब से ये क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फंड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लो कि डेप्ट फंड है, उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आनी है, मान लो कि 8-9% या 10% इसमें फिक्स आनी है। और इसमें जो है उसमें मान लो इसमें फ्लक्चुएशन का पता नहीं, कि इसमें मान लो कि 10 रुपए की जो यूनिट थी वो 15 रुपए भी होगी, 20 भी होगी, 25 होगी, 30 होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि 10 वाली 8 होगी, 9 होगी, या 7 रुपए होगी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, तो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल जो ग्रोथ होगी वो अपने को मिलेगी। तो इसलिए इन दोनों का जो मिक्सअप करके जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फंड। और इसमें क्या होता है? जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। नंबर 4 और लास्ट है मनी मार्केट फंड, यानी जो लिक्विड फंड जिसको अपने बोलते हैं। तो मनी मार्केट से याद रखना, दिस फंड इन्वेस्ट मेनली इन इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल, सीडी, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, यानी सीपी। तो जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अपने मान लो स्टडी किया होगा बैंकिंग में, तो या फिर अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस जो पढ़ा होगा उसमें, तो इसमें क्या होता है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्टिफिकेट और डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। तो इसमें क्या होता है कि ये इन्वेस्ट किए जाते हैं, और ये भी क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या होता है? कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई फाइनेंशियल कंपनी या फिर कोई बैंक इशू करता है, मान लो कि 8% पे कर दिया, 10% पे कर दिया, तो इसमें क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। और इसमें लगभग जो मैक्सिमम पैसा होता है, इंश्योरेंस कंपनियां अगर कोई पॉलिसी होल्डर मनी मार्केट फंड में लगाता है, तो वो इसमें लगाया जाता है। तो इसलिए इसका जो रिस्क है, इसका भी रिस्क क्या होता है? लो होता है। तो ये अपने को याद रखना है। तो ये जो 4 टाइप के फंड है, तो याद रखना है यूलिप में तो किस किस नाम से और किस में रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है, तो ये होता है इक्विटी फंड या ग्रोथ फंड में, और सबसे जो लो है वो है मनी मार्केट में और बॉन्ड फंड में, और जो मॉडरेट है वो है बैलेंस फंड में। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है यूलिप प्लान के, इनको अपने स्टडी कर लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो यूलिप प्लान होते हैं वो कंबाइन फीचर होते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन के। तो ये अपने को याद रखना है कि इसमें से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो अलग अलग फंड में, और आपकी जो लाइफ की जो प्रोटेक्शन है वो भी आपको मिलती है। दूसरा देखिए, अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इन फंड इन द टर्म एज ए यूनिट, यानी जो आप फंड जो भी मान लो आप लगाते हो, तो उसमें क्या होती है? आपको यूनिट अलॉट होती है, ठीक है। एंड देयर वैल्यू आर एक्सप्रेड एज नेट एसेट वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो कि ए ने मान लो कि 5,000 रुपये लगाए, ठीक है, और जिस टाइम 5,000 रुपये लगाए, उस टाइम जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 10 रुपये। तो ए को कितनी यूनिट अलॉट होगी?
ये होगी 500 यूनिट, ठीक है, 500 यूनिट। अब मान लो ये लगा दिए एंड देयर वैल्यू आर एक्सप्रेस एज नेट एसेट वैल्यू। तो इसकी क्या होगी, डेली बेसिस पे वैल्यू निकलेगी कि इसके पास 500 है, ठीक है। अब मान लो कि नेक्स्ट डे हो गया, ये जो यूनिट का जो मूल्य था 10 रुपए से हो गया 11 रुपए, ठीक है। कि कितना रुपए हो गए, 11 रुपए। तो ये 11 रुपए हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट एसेट वैल्यू। तो जो भी फंड लगाने के बाद जितना अमाउंट चल रहा है एक यूनिट का, उससे क्या होगी, टोटल यूनिट निकल जाएगी। और उस यूनिट का क्या होगा, डेली बेसिस पे क्या होगा, उसका वैल्यू का जो वैल्यू डिसाइड की जाएगी कि आज 11 हुई, आज 12 हुई, जो वैल्यूएशन करके जिस फंड में आपने लगाया है, तो उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो अपने को फुल फॉर्म याद रखनी है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए फंड मींस नेट वैल्यू ऑफ फंड ऑन पर्टिकुलर डेट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डेली बेसिस पे, यानी क्या होता है, उस यूनिट की क्या क्या निकाल जाती है, उसकी वैल्यू निकाल जाती है। तो जो वैल्यू निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और वो क्या होती है, डेली बेसिस पे होती है या एक पर्टिकुलर डेट पे होती है। आगे देखिए, व्हेन ए न्यू पॉलिसी होल्डर डिसाइड टू इन्वेस्ट इन फंड, द एनएवी ऑन दैट डे विच इज यूज्ड टू अलॉटिंग द यूनिट टू हिम इज नोन एज ए ऑफर प्राइस, ठीक है। तो मान लो जब कोई व्यक्ति पहली बार मान लो कोई फंड में पैसा लगाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑफर प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ए ने क्या किया था, 10 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से पैसा लगाया था, तो ए के लिए जो ऑफर प्राइस था वो क्या था, 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है। आगे देखिए, वेन एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर डिसाइड टू रिडीम द यूनिट फ्रॉम यूलिप, देन द एनएवी दैट इज द यूज टू रिडीम द यूनिट इज नोन एज बिड प्राइस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो ए ने जब पैसा लगाया किसी भी यूलिप प्लान में फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसने लगाया ऑफर प्राइस पे। और जब वो बेचेगा, मान लो कि 5 साल लॉकिंग पीरियड है, 5 साल के बाद जब भी बेचता है, 6ठे साल, 7वें साल, 10वें साल, तो जिस टाइम बेचेगा, तो और जिस टाइम जो यूनिट का रेट होगा, तो वो कहलाएगा बिड प्राइस, ठीक है। जिस जिस भी प्राइस पे बेचेगा, मान लो कि 10 रुपए का खरीदा था, और मान लो कि इन फ्यूचर मान लो 6 साल बाद ये हो गया 15 रुपए यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट। तो जब बेच रहा है 15 पे, तो इसको क्या बोलेंगे, बिड प्राइस, ठीक है। तो जैसे आपने शेयर मार्केट में ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, ऑफर प्राइस और बिड प्राइस, तो वैसे ही इस यूलिप में है। आगे देखिए, द डिफरेंस इन एनएवी एट द टाइम ऑफ द एंट्री यानी ऑफर प्राइस एंड एग्जिट बिड प्राइस इज नोन एज बिड ऑफर स्प्रेड। मान लो कि जिस टाइम ए ने जो पॉलिसी ली, ठीक है, उस टाइम जो उसको ऑफर प्राइस था वो था 10 रुपए, और जब वो बेच रहा है यानी उस प्लान से एग्जिट कर रहा है, उस टाइम है 15 रुपए, ठीक है। तो जो बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अपने बिड ऑफर स्प्रेड। तो ये आपको याद रखना है, ऑफर प्राइस और बिड प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बिड ऑफर स्प्रेड के नाम से। आगे देखिए, टॉप अप इज द एडिशनल अमाउंट दैट कैन बी पेड बाय द इंडिविजुअल टू इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन। तो टॉप अप जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर द्वारा एक्स्ट्रा मान लो पे की जाती है उस पर्टिकुलर प्लान में, तो उसको बोलते हैं टॉप अप प्रीमियम। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ए ने जो पॉलिसी ली थी, ठीक है, ए ने जो पॉलिसी परचेज की थी वो थी 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि मान लो कि साल के एंड में मान लो ए सोचता है कि मेरे पास मान लो कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, ये यूली प्लान में ये क्या करना चाहता है, ये इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये 1 लाख रुपए अलग से इन्वेस्ट कर सकता है। 5,000 रुपए उसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है या जो प्रीमियम वो तो चल ही रहा है, बट इसने जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए कर दिए, मान लो नेक्स्ट ईयर इसने एक्स्ट्रा 50,000 रुपए डाल दिए उस यूली प्लान में, या तीसरे साल मान लो कि उसने 2 लाख रुपए डाल दिए। तो मान लो जो प्रीमियम के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो उस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको अपने बोलेंगे टॉप अप प्रीमियम, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि टॉप अप प्रीमियम क्या होता है, टॉप अप प्रीमियम याद रखना पूरा नाम, टॉप अप प्रीमियम, कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा वो अदर कंट्रीब्यूशन देता है उस प्लान में, तो उसको बोलेंगे टॉप अप प्रीमियम। और ये टॉप अप प्रीमियम किस में होता है, सिर्फ यूलिप ही प्लान में होता है, बाकी जो प्लान है उसमें नहीं होता। उसमें जो भी प्रीमियम डिसाइड होता है वही प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लिया जाता है पॉलिसी होल्डर से, ठीक है। बट टॉप अप प्रीमियम का जो फीचर है वो सिर्फ किसमें, यूलिप प्लान में है। आगे चलते हैं, आगे कुछ ये टर्मोलॉजी है अपने याद रखनी है। स्विचिंग क्या होता है, एन इंडिविजुअल इज अलाउड टू ट्रांसफर हिज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन टाइप of fund to another fund. He can switch his existing investment from an equity fund to debt fund, balance fund, money market fund and vice versa. तो कहने का मतलब जब भी कोई पॉलिसी होल्डर एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्विचिंग।
ठीक है। तो जैसे कि मान लो ए ने मान लो सबसे पहले जो 5,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, ये मान लो इसने लगाए थे ग्रोथ फंड में, किसमें, ग्रोथ फंड में। और मान लो कि 2 महीने बाद ये चाहता है कि मैं ग्रोथ फंड से निकल के, क्योंकि मान लो कि शेयर मार्केट काफी डाउन चल रहा है, तो ग्रोथ से निकल के मैं मान लो बॉन्ड फंड में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो जब मान लो कि एक फंड से दूसरे फंड में क्या करता है, कोई पॉलिसी होल्डर शिफ्ट होता है या मान लो स्विच होता है, तो उसको बोलते हैं स्विचिंग। तो शिफ्ट और स्विच, इसको आप माइंड में याद रखना, तो ताकि आपको ये मान लो एग्जांपल याद में रहे, ताकि और स्विचिंग क्या होता है ये आपके माइंड में स्टे कर जाए, ठीक है। आगे देखिए रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन क्या होता है, इफ ए पॉलिसी होल्डर वांट टू इन्वेस्ट हिज फ्रेश प्रीमियम इन ए फंड other than his existing fund, it is known as the redirection. In this case, the policyholder can let his previous investment continue in the same fund and the route is fresh premium in another fund. इसमें देखिए क्या होता है, मान लो कि कोई पॉलिसी होल्डर है, वो चाहता है कि मैं कुछ अमाउंट अलग से पे करूं, जैसे मान लो कि टॉप अप प्रीमियम मैंने बताया, अब वो चाहता है कि वो टॉप अप प्रीमियम मैं एक अलग ही फंड में दूं। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ने एक ही जो प्रीमियम चल रहा था यूलिप प्लान का 5,000 रुपये पर मंथ था, इसने ये लगा रखा था मान लो कि ग्रोथ फंड में, ठीक है। 6 महीने बाद क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ ए ने क्या किया, अपना मान लो 50,000 रुपये टॉप अप प्रीमियम के रूप में लगा दिए यूलिप में, ठीक है। जैसे मैंने टॉप अप प्रीमियम बताया था कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करता है, ठीक है। इसने सोचा कि 50,000 रुपये अलग से इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब ए चाहता है कि मैं जो ग्रोथ फंड है उसमें ना लगाकर मैं लगा दूं बॉन्ड फंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने सारा फंड तो स्विच नहीं किया ना, उसने उसने क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर फंड था उसको अलग फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो पर्टिकुलर फंड इसका अलग से क्या था, 50,000 रुपये था, इसने बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ फंड का तो उसका अलग से यूनिट अलॉट हुई है, और उसका जो एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू है, वो तो अलग चलता रहेगा। और बॉन्ड फंड में जो उसने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है, और इसका जो एनएवी है वो अलग चलता रहेगा इसका, ठीक है। एक ही प्लान में दो अलग अलग फंड हो गए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे रीडायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन से हटकर जब कोई पॉलिसी होल्डर दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि दूसरे फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो फंड होता है वो क्या होता है, वो एक फ्रेश प्रीमियम होता है, वो एक रेगुलर प्रीमियम होता है। क्योंकि ये देखो 5,000 रुपये तो इसका रेगुलर प्रीमियम है जो वो हर मंथ पे करेगा, बट जो 50,000 रुपये ये क्या है, ये फ्रेश प्रीमियम है, तो ये कोई वो रेगुलर तो पे नहीं करेगा। अब 50,000 कर दिया, क्या पता वो इन फ्यूचर टॉप अप प्रीमियम पे ही ना करे, ये 50,000 रुपये अलग ही पड़े रहेंगे उसके सेम प्लान में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रीडायरेक्शन। आगे देखिए प्रीमियम हॉलीडे। The policyholder can stop paying the premium after 5 years and the continue with the ULIP. The charges for the subsequent year will be deducted from the existing फंड वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई पॉलिसी होल्डर है, मान लो कि किसी पॉलिसी, मान लो जो ए था, ए क्या कर रहा था, 5,000 रुपये पर मंथ पे कर रहा था, ठीक है। और ऐसा इसने रेगुलर प्रीमियम कितने साल दे दिया, 5 साल। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसने प्रीमियम भरना छोड़ दिया, बट इसने सरेंडर वैल्यू नहीं निकलवाई, यानी इस पॉलिसी को बंद नहीं करवाया, इसकी पॉलिसी चल रही है। बट जो जितना भी फंड ए का इस यूलिप प्लान में इकट्ठा हुआ है, जितना भी फंड, इसको मैनेज करने का, ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको पीएससी बताया था, आपको जो पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस है या फिर जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, वो तो यूलिप पे लगने ही है, ठीक है। जो एक्सपेंसेस है या जो मोर्टिलिटी चार्जेस है, वो तो मानो लगने ही है ना, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था यूलिप में ये चार्जेस लगते हैं। तो बट ये ए क्या कर रहा है, ए अब 5,000 रुपये नहीं पे कर रहा। तो पहले क्या था कि 5,000 में से मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 1% मान लो कि पीएससी चार्जेस है, पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस है, ठीक है, 0.5% मोर्टिलिटी चार्जेस है, तो ये डिडक्ट करके जितना बाकी पैसा बचा वो उसके फंड में इन्वेस्ट होता था। बट यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम तो आ नहीं रहा, 5 साल बाद ए ने बंद कर दिया। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, जितनी भी इसकी फंड वैल्यू है, मान लो कि सपोज करो कि इसकी फंड वैल्यू होगी 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी इसका जो मंथली बेसिस था, जो ईयरली बेसिस पे जो भी चार्जेस डिडक्ट करने हैं, वो इसके इस 5 लाख में से करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमियम हॉलीडे,
ठीक है। तो याद रखना, द पॉलिसी होल्डर कैन स्टॉप पेइंग द प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद अगर पे करना बंद कर देता है पॉलिसी होल्डर प्रीमियम, कंटिन्यू विद द यूलिप, और यूलिप प्लान उसका कंटिन्यू चल रहा है, तो द चार्जेस फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर विल बी डिडक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फंड वैल्यू। तो जितने भी टाइम आगे ये पॉलिसी चलेगी तो जो चार्जेस होंगे वो उसके फंड वैल्यू में से डिडक्ट होंगे, इसको बोलते हैं प्रीमियम हॉलीडे। आगे देखिए फंड मैनेजमेंट चार्जेस, एफएमसी इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस। तो ये क्या होता है, आर लीव्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द फंड ऑफर बाय इंश्योरेंस कंपनी एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो जो भी फंड पॉलिसी होल्डर ने चूज कर रखा है, तो उस फंड को मैनेज करने के लिए जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं एफएमसी, और ये पॉलिसी होल्डर से ही इंश्योरेंस कंपनियां लेती है, ठीक है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस आर डिडक्ट बिफोर डिटरमिनिंग एनएवी। तो जब मान लो जब एनएवी नेट एसेट वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है, कि मान लो कि आपके अकाउंट में मान लो 11 रुपए के हिसाब से जो एनएवी है वो इतनी बन रही है, ठीक है। तो जो जो नेट एसेट वैल्यू जो डिसाइड होती है उससे पहले क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी अपना एफएमसी काट लेती है कि हमने फंड मैनेजमेंट चार्जेस काटा है, जो आपका हम फंड मैनेज कर रहे हैं उसका मान लो कि 0.2% है या 0.1% है, तो जितना भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनियां डिडक्ट करती है। तो फंड को मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां करती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, और यूली प्लान में से एजेंट को कमीशन देना है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं या जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं उसके लिए होता है पीएससी, पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस। मोर्टिलिटी टेबल को मेंटेन करने के लिए काटती है मोर्टिलिटी चार्जेस। तो ये आपको याद रखना है। तो स्विचिंग हो गया, रिडायरेक्शन हो गया, प्रीमियम हॉलीडे हो गया और एफएमसी हो गया, ये अपने को याद रखना है। क्या क्या टर्मोलॉजी है विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 11 नंबर है की मैन इंश्योरेंस। तो की मैन इंश्योरेंस क्या होता है, ये देखिए, की मैन इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस कवर एक्सटेंडेड टू एन इंपॉर्टेंट और की एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो जो की मैन इंश्योरेंस कंपनी होता है वो किसी कंपनी का जो की मैन होता है, की मैन समझ सकते हो कि वो उसका क्या है, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। या मान लो कि जैसे कंपनी का कोई सीईओ हो गया, एमडी हो गया, चेयरपर्सन हो गया, तो वो उस कंपनी क्या है, एक की मैन है, ठीक है। तो क्योंकि उसके जो डिसीजन है वो कंपनी के लिए हेल्पफुल है, और अगर उसकी डेथ होती है तो उससे क्या होगा, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो द लॉस ऑफ whom can affect the operation and the profitability of the company। तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी के लॉस हो सकता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी को लॉस हो सकता है। कीमैन रेफर टू एन एम्प्लॉय, तो कीमैन क्या होता है, उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है, हैविंग स्पेशल स्किल सेट और सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस पे क्या होता है, उसके पास कुछ स्पेशल स्किल होती है और कुछ स्पेशल उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंपनी की। हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी इज क्वाइट एक्सटेंसिव, ठीक है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी के लॉस या प्रॉफिट में क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। आगे देखिए फीचर ऑफ कीमैन इंश्योरेंस। तो कीमैन इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होती हैं इसका फीचर क्या है ये अपने देख लेते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन द इरडा गाइडलाइन ओनली टर्म प्लान कैन बी बोट। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने कीमैन के लिए क्या ले सकती है, सिर्फ टर्म प्लान ले सकती है, ठीक है। कोई होल लाइफ प्लान या इंश्योरेंस प्लान या हेल्थ प्लान नहीं ले सकती, ये अपने याद रहे, सिर्फ क्या ले सकती है, टर्म प्लान ले सकती है, जिसमें वो लो प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, लो प्रीमियम पे करेगा और हाई सम अश्योर्ड अर्जित कर सके अंडर द कीमैन इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट देखिए, द एम्प्लॉयर इज द पॉलिसी होल्डर। तो इसमें मान लो क्या होता है कि मान लो कि कोई रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है और इसका कीमैन एम्प्लॉय है ए, तो इसके लिए पॉलिसी परचेज की, तो आरआईएल का यहाँ पे क्या होगी, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी क्या होगी, ये तो होगी पॉलिसी होल्डर। जैसे चाइल्ड प्लान में पेरेंट्स क्या होता है, पॉलिसी होल्डर, और यहाँ पे जो ए है ये क्या होगा, hence the premium। आगे देखिए, द एम्प्लॉयर इज द पॉलिसी होल्डर hence द पेज द प्रीमियम। तो जो प्रीमियम कौन पे करेगा, वो करेगी रिलायंस कंपनी, क्योंकि ये क्या है, पॉलिसी होल्डर है। द क्लेम विल बी पेड टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। और जो क्लेम होगा, मान लो अगर ए की डेथ होती है तो क्लेम होगा वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को, क्योंकि पॉलिसी होल्डर है उसी को क्लेम मिलता है अंडर कीमैन इंश्योरेंस, ठीक है। एंड नोट द इंश्योर्ड, द कंपनी गेट द मनी टू रिकवर फ्रॉम लॉसेस। तो कंपनी क्या करेगी, जो सम अश्योर्ड मिलेगा इसकी डेथ होने पे, तो उससे क्या करता है, अपने जो लॉसेस है उसको फुलफिल कर सके। तो अंडर कीमैन इंश्योरेंस कंपनी होती है पॉलिसी होल्डर, जिस भी कंपनी का या जो कीमैन होता है उसका जो बीमा होता है वो होता है लाइफ इंश्योर्ड, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योर्ड यहाँ पे कौन है, लाइफ इंश्योर्ड या लाइफ इंश्योर्ड कौन है, ये है यहाँ पे ए।
आगे देखिए, द प्रीमियम पेड अंडर द कीमन इंश्योरेंस बाय द कंपनी इज ट्रीटेड एज द बिजनेस एक्सपेंसेस। तो जितना भी प्रीमियम पे करेगी ए, वो उसका क्या होगा, वो वो रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी का क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंसेस होगा। एंड द कंपनी कैन क्लेम डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। जैसे मैंने आपको एटीसी जो सेक्शन बताया था अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसमें क्या हो सकता है, उसी प्रकार रिलायंस जो कंपनी है या जो कंपनियां होती है वो भी जो इनकम टैक्स बेनिफिट है वो ले सकती है कि हमने इंश्योरेंस पे इतना खर्च किया है, तो जो भी स्लेब होगी उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट मिल जाएगा। द प्रोसीड रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द पॉलिसी आर टैक्सेबल। और यहाँ पे मान लो अगर ए की डेथ होगी और जो डेथ क्लेम की राशि है वो मिलनी है रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को, तो जो भी राशि मिलेगी वो कंपनी का एज ए प्रॉफिट माना जाएगा और वो टैक्सेबल इनकम में आएगा। ठीक है, तो वो रिलायंस कंपनी को शो करना पड़ेगा। तो याद रखना, प्रीमियम पे करती है वो टैक्सेबल इनकम से बाहर माना जाता है, यानी वो जो कंपनी है वो अपना जो क्लेम डिडक्शन है या फिर जो एक्सपेंसेस है वो टैक्सेबल इनकम के रूप में दिखा सकता है। और जब वो क्लेम लेती है, ठीक है, मान लो उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, जो की मैन इंश्योरेंस है वो, तो जो भी पैसा डेथ क्लेम के रूप में मिलता है वो टैक्सेबल इनकम के रूप में कंसिडर किया जाता है पॉलिसी सॉरी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके द्वारा। तो ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर फॉर मीटिंग मेडिकल इमरजेंसीज दैट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। तो हेल्थ इंश्योरेंस किस लिए लिया जाता है कि जो अपने जो इमरजेंसी में अगर मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उनको ओवरकम किया जा सके, या फिर उससे जो होने वाला जो भी नुकसान है उसको फुलफिल किया जा सके। तो देखिए, हेल्थ केयर पॉलिसीज आर जनरली अवेलेबल इन 3 वेरिएंट। तो जो भी हेल्थ पॉलिसी होती है उसको तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी 3 अलग अलग प्रकार से 3 ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, तो उस ऑप्शन से आप वो परचेज कर सकते हो। सबसे पहले होती है इंडिविजुअल पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी केटर्स टू द मेडिकल नीड्स ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। यानी जो इंडिविजुअल पॉलिसी होती है तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होती है। मान लो कि ए है, ठीक है, ए ने अगर मान लो सिर्फ अपने लिए, ठीक है, सेल्फ अपने लिए जो अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करानी है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी लेगा, इंडिविजुअल पॉलिसी लेगा। ठीक है, दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी क्या होता है कि जब कोई पर्सन अपने के साथ अपनी फैमिली को भी कवर प्रदान करता है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो उसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। ठीक है, तो मान लो कि अगर मान लो ए इंश्योरेंस कराता है सेल्फ अपना, पेरेंट्स का, वाइफ का, या फिर अपने चिल्ड्रन का। ठीक है, तो अगर मान लो ये ए यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरी अपनी फैमिली को कवर दे रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो इसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैटर्स टू द मेडिकल नीड्स ऑफ द फैमिली। तो ये फैमिली के लिए होती है। इन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज अलाउ कवरेज फॉर अप टू 2 अडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां मेनली जो प्रोसीजर फॉलो करती है वो करती है कि एक फ्लोटर पॉलिसी में 2 अडल्ट को शामिल हो सकते हैं और 2 ही बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में या हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है उसमें ये टर्मोलॉजी को यूज किया जाता है, 2 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन, ये याद रखना इन ए फैमिली। द सम एश्योर्ड कैन बी शेयर्ड बाय द फैमिली मेंबर कवर्ड इन द पॉलिसी। देयर आर नो फिक्स proportion in which the sum assured is shared by the family member। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है वो क्या होता है, वो कोई भी फैमिली मेंबर शेयर कर सकता है। तो इसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन डिसाइड नहीं होता कि मान लो कि सपोज करो कि ए ने ये 50 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि ए अपने लिए 10 लाख की लिमिट ले सकता है, या पेरेंट्स के लिए 10 लाख है, बच्चों के लिए 10 लाख है, वाइफ के लिए 10 लाख है। तो ऐसे नहीं है। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी भी ईयर में अगर किसी एक पर्सन पे कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है और उस पे मान लो कि 30 लाख रुपए लग गए, बट वो है तो 50 लाख के अंडर में ही ना, तो कोई फिक्स प्रोपोर्शन ही है। तो अगर ए अकेला भी अगर 30 लाख का इलाज करवाता है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ए इस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में टोटल ए की जो जो लिमिट है वो क्या है, वो 50 लाख है। यानी ए ने जो पॉलिसी परचेज की उसकी लिमिट 50 लाख है, उसके कोई भी फैमिली मेंबर कितना ही प्रपोर्शन यूज करे उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नंबर 3 आता है ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी मेनली जो गवर्नमेंट सेक्टर या कोई कंपनी या फिर कोई कंपनी है या कोई डिपार्टमेंट है वो अपने एम्प्लॉय के लिए लेती है। ठीक है,
दिस टाइप द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैटर्स टू द मेडिकल नीड ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल ब्रॉट टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पज। मान लो किसी एक्स वाई जेड कंपनी में मान लो कि 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसका मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है 100 एम्प्लॉय का, ठीक है, तो मान लो कि ये हो गया कि सबको 2-2 लाख का है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो ग्रुप है वो सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक्स वाई जेड कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक ग्रुप पॉलिसी इशू की जाती है, ठीक है, जब कोई नंबर ऑफ पर्सन जब ज्यादा होते हैं और वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ग्रुप पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इशू की जाती है। तो याद रखना 3 प्रकार की जो मेन कैटेगरी है हेल्थ केयर पॉलिसी में, ये है इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और ग्रुप पॉलिसी। आगे देखिए, हेल्थ केयर पॉलिसी नॉर्मली हैव सम एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ एक टाइप के जो रिस्क कवर होते हैं उसको एक्सक्लूड कर देती है, यानी अपने रिस्क कवर से बाहर कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में, एक्सक्लूजन। तो हेल्थ जो केयर जो पॉलिसीज होती हैं उसमें कुछ है एक्सक्लूजन है जिसको मान लो कवर नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज डेंटल ट्रीटमेंट, अगर कोई दांतों का ट्रीटमेंट करता है तो, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाता है तो, और एक्सपेंसेस ऑन विटामिन, विटामिन के ऊपर अगर उसका एक्सपेंसेस होता है तो, और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो ट्रीटमेंट है, अगर कोई व्यक्ति के पास हेल्थ केयर पॉलिसी है और वो इस जो ये अलग अलग प्रकार के जो ट्रीटमेंट होते हैं या जो ये डिफरेंट टाइप के जो इलाज होते हैं इससे गुजरता है या ये करवाता है और सोचता है कि मैं इसका जो एक्सपेंसेस है वो हेल्थ केयर पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी से अवेल करवा लूंगा, तो इसमें क्या होता है कि उसको जो क्लेम की राशि है वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो क्लेम की राशि इस कंडीशन में नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है, ये एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन मैंने बताया कि जिन रिस्क कवर को या जिस प्रक्रिया को कंपनी एक्सक्लूड कर देती है, ठीक है, अपने रिस्क कवर में शामिल नहीं करती। तो आगे देखिए, दीज पॉलिसी आज आल्सो एक्सक्लूड ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज प्रिवेंट इन द टाइम ऑफ द टेकिंग ऑफ द पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट विद इन द 30 days ऑफ सच कमेंसमेंट। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं इसमें जो एक्सक्लूड ट्रीटमेंट होता है, जो भी डिजीज प्रिवेंट होती है, तो उसको क्या होता है, अगर वो पहली बार मान लो पॉलिसी ले रहा है तो जो फर्स्ट टाइम होता है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है विद इन 30 days ऑफ सच कमेंसमेंट। तो मान लो ये जो जितने प्रकार के जो यहाँ पे इलाज दे रखे हैं वो पॉलिसी लेने के 30 दिन के बीच ही क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है। मान लो वो अपना मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो करवाता है अंडर 30 days, 30 दिन के भीतर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो क्लेम की राशि है वो इंश्योरेंस कंपनियां पे नहीं करती है। तो याद रखना, हेल्थ केयर पॉलिसीज में क्या होता है, जो एक्सक्लूजन है वो है 30 days का, ये भी अपने को याद रखना है कि 30 पॉलिसी शुरू होने के 30 दिन के भीतर अगर कोई इलाज होता है तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्लेम नहीं देती है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। दीज डिजीज आर टर्म्ड एज प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। तो ये अपने याद रखना है, जो ऊपर जो जितने प्रकार के ये डिजीज दे रखे हैं, ठीक है, और ये क्या है, पॉलिसी लेने के शुरुआत में 30 दिन या फिर पहली बार अगर प्रिवेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। तो ये अपने को याद रखना है, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से ही है, तो पहले से ही है तो उसको क्या करेंगी, उसको कंसीडर नहीं करेगी। और ये जो क्लोज है वो कितने दिन का है, वो है 30 दिन का, ये भी अपने को याद रखना है, 30 days का इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। आगे देखिए, इफ देयर इज नो क्लेम ड्यूरिंग द ईयर द इंश्योरेंस कंपनी गिव्स ए डिस्काउंट ऑन द रिन्यूअल प्रीमियम और कीप द प्रीमियम सेम एंड द इंक्रीज द सम श्योर्ड व्हिच इज नोन एज नो क्लेम बोनस। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मान लो अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी में प्रत्येक साल रिन्यू करानी पड़ती है। ऐसे तो नहीं है कि आपने 10 साल के लिए ले ली या 15 साल के लिए ले ली, बट उसमें क्या होता है कि जो रिन्यू करवानी पड़ेगी, जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो तो प्रत्येक ईयर करना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो 1 साल के भीतर आपका जो क्लेम है वो आपने नहीं लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज नहीं होगा, जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो इंक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही रखा जाएगा। और आपका जो क्या होगा, सम एश्योर्ड जो मान लो पहले 10 लाख था वो 15 लाख कर देगी, या 15 है तो 20 कर देगी, ठीक है, या 20 है तो 50 कर देगी, तो आपका सम एश्योर्ड बढ़ा देगी उसी सेम प्रीमियम अमाउंट पर। तो इसको क्या बोला जाता है, नो क्लेम बोनस। ये भी मैं आपको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। याद रखना, फिर से अपने सामने है तो ये अपने को याद रखना है। तो ये
दो वर्ड सामने है, एक तो नो क्लेम बोनस, ये भी पढ़ा चुका हूँ, और एक एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मैंने बताया था कि जो रिस्क कवर इंश्योरेंस कंपनियां अपने रिस्क कवर में शामिल नहीं करती हैं तो उसको या एक्सक्लूड कर देती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन। और जिस रिस्क कवर को इंक्लूड करती है उसको बोलते हैं इंक्लूजन। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। और नो क्लेम बोनस हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जनरली प्रोवाइड कवर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो अलग अलग ट्रीटमेंट जो होती है अलग अलग प्रकार से उस कंडीशन क्या होता है, जो क्लेम है या जो पैसा है वो प्रोवाइड करवाती है। तो नंबर एक है जैसे हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्लोज है वो है 24 आवर का। ठीक है, इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट एज वेल। तो अगर कोई व्यक्ति the hospitalization charges are paid by the insurance company if the insured is hospitalized for more than 24 hours। तो मान लो कि कोई किसी व्यक्ति को कोई हेल्थ इश्यू हो गया और अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा मान लो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत मान लो कैशलेस सुविधा है या जो ट्रीटमेंट का जो चार्जेस हैं या हॉस्पिटलाइज होने से पहले और बाद के जो जितने भी ट्रीटमेंट है, कोई दवाइयाँ हैं या फिर कोई भी उसके आपने बोल सकते हैं चेकअप है, तो उसका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनियां बोर्न करती है। ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, आईसीयू ट्रीटमेंट। आईसीयू ट्रीटमेंट भी अगर मान लो लेता है, ठीक है, मान लो उस ट्रीटमेंट के दौरान अगर वो आईसीयू में भी अगर एडमिट होता है तो आईसीयू का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनियां देती है। नंबर 3 है सर्जरी। ए फिक्स लमसम अमाउंट इज पेबल इन द इंश्योर्ड हैज टू गो अंडरगो सम लिस्टेड सर्जरी। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी के इंक्लूजन में जो शामिल है, मान लो किस किस प्रकार की सर्जरी कोई पॉलिसी होल्डर है वो करवा सकता है, तो उस कंडीशन में जो भी प्री डिसाइड जो सर्जरी है वो उसका फायदा भी पॉलिसी होल्डर है वो ले सकता है। फिर है रिकपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्या होता है, सम इंश्योरेंस कंपनीज पे द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट टू हेल्प द इंडिविजुअल मीट एक्सपेंसेस लाइक फॉलो अप टेस्ट एंड द मेडिकल कंसल्टेंसी। तो अगर मान लो कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद में जितने भी मान लो उसका ट्रीटमेंट और चलता है, दवाइयाँ चलती है, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करता है, तो जो भी एक्सपेंसेस होता है ओपीडी का चार्जेस है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनियां बोन करती है, वो भी क्लेम देती है। तो इसको बोलते हैं रिकपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं, हेल्थ चेकअप। तो कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हेल्थ चेकअप का भी होता है कि साल में आप एक बार दो बार ये हेल्थ चेकअप करा सकते हो, तो वो भी आप करा सकते हो। फिर है डे केयर एक्सपेंसेस। देयर आर सम ट्रीटमेंट विच डू रिक्वायर लेस देन 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन, सच ट्रीटमेंट आर कवर्ड अंडर डे केयर एक्सपेंसेस इफ दे आर कवर्ड अंडर द पॉलिसी। अगर किसी पॉलिसी में डे केयर एक्सपेंसेस इंक्लूड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति 24 घंटे से कम अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको डे केयर एक्सपेंसेस के रूप में जो भी उसका बिल होगा वो पे कर दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन कैश पॉलिसी। बोथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे मैंने बताया था कि हेल्थ जो पॉलिसीज हैं जो प्रोडक्ट है वो बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ, ठीक है, ये दोनों कंपनियों द्वारा सेल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही कंपनियां हॉस्पिटलाइजेशन केस पॉलिसी भी देती है। द पॉलिसी ओनली कवर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द एक्सक्लूड अदर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको हॉस्पिटलाइज होने का ही खर्चा दिया जाता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका जो खर्चा है वो वहन नहीं किया जाता जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा। द इंश्योर्ड गेट्स ए lump sum payment of the hospitalization basis on daily basis. The hospitalization charges are the payable by the insurance company if the insured is hospitalized for more than 24 hours। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है वो 24 घंटे से ज़्यादा जो एडमिट रहता है उस हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या होगा कि उसको सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का चार्जेस दिया जाएगा। मान लो कि किसी भी कोई ए पर्सन है, ये किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ इसको जो हॉस्पिटल चार्जेस है वही दिया जाएगा। मान लो ये भी प्री डिसाइड होता है कि मान लो कि एम्स है, एम्स में अगर ये भर्ती है तो इसको मान लो कि ये हो गया कि इसको 2000 रुपये पर डे के हिसाब से देने हैं, ठीक है। तो ये प्री डिसाइड होता है कि अपने मान लो इस हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ये देना है, तो जितने दिन वो रहेगा एडमिट तो उसको 2000 रुपये के हिसाब से उसको जो राशि है वो रिम्बर्स कर दी जाएगी या फिर कैशलेस कर दी जाएगी, किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है हॉस्पिटलाइजेशन केस पॉलिसी में, ये अपने को याद रखना है। तो ये अलग अलग टाइप की पॉलिसीज होती हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो जीआईसी है चाहे लाइफ है, तो वो सिर्फ
हॉस्पिटलाइजेशन केस पॉलिसी भी इशू करती है कि सिर्फ आपको हॉस्पिटलाइज होने पे हॉस्पिटल का खर्चा ही दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो थैंक यू। अपना जो ये सेकंड पार्ट था ये पूरा हो गया है। तो जितने भी प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं विद एग्जांपल। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसको मैं रिसोल्व कर दूंगा वहां से। सो अपने अच्छे तरीके से हर एक एग्जाम को अंडरस्टैंड करना, और एग्जाम में अगर मान लो यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि काफी टर्मोलॉजी भी है, अलग अलग क्लॉज भी हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन अलग अलग है अलग अलग पॉलिसीज में। ठीक है, और अलग अलग पॉलिसियों का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। तो अगर इससे जो अगर थ्योरेटिकल बेस भी क्वेश्चन आते हैं या फिर प्रैक्टिकल बेस यानी आपको एग्जांपल देके पूछा जाता है, तो आपका ये क्वेश्चन स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल सही होना चाहिए, और जितने भी अगर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए सेशन में। और जितने भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको ये जो अपना सेशन है वो शेयर कीजिएगा, जितने भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेंस में उनको हेल्पफुल रहे। और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्लासेस हैं, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।